वेलकम टू बोधर्पण। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हम बायोलॉजी का 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे एमसीक्यू। इस वीडियो में भी हम बायोलॉजी का 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड। हम लोग पिछले वीडियो में यह देख के आए थे कि ब्लड जो है उसको हम एक कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अगर कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं इसका मतलब कि वो कुछ कनेक्शन करेगा, लिंकेज करेगा। तो अगर लिंकेज करेगा तो क्या लिंकेज करेगा? जैसे कि आप ये पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे? ब्लड लंग से ऑक्सीजन लेता है, वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू आके डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स में पहुंचाता है, ताकि वो, क्योंकि हमको पता है कि ऑर्गन टिश्यू इनको अगर काम ठीक से करना है तो ऑक्सीजन लगेगा। तो ब्लड ऑक्सीजन लेके उन टिश्यू तक पहुंचाता है और उन टिश्यू से रिलीज होता हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस से लेते हुए ये लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स से हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 ये ब्लड का काम है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अभी हम सबको पता है कि जो किसी चीज का, अगर किसी आदमी या फिर कोई एनिमल हो उसका अगर डेथ हो जाए तो उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एकदम डाउन हो जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड और सर्कुलेट नहीं होता। तो ब्लड सर्कुलेशन का और ब्लड का और एक काम क्या है, वो कंट्रोल करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। तो जो ये सेकंड ऑप्शन है ये भी ट्रू हो गया। अभी थर्ड ऑप्शन क्या देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन। हमारा शरीर में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे पिट्यूटरी हो गया, एड्रिनल हो गया, इन सब से जो हार्मोन निकलता है वो ब्लड के थ्रू अपना साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन भी ब्लड का एक काम है, फंक्शन है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑल थ्री आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द above. The correct answer is all of the above. Let's see. Yes, all of the above. Blood is the medium through which oxygen transported in every tissue and CO2 bring back blood CO2 को लेके और lungs तक पहुंचाता है. The hormones secreted by endocrine are transported via blood to site of action. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन ब्लड contains how much percentage of plasma? ह्यूमन ब्लड कितना परसेंटेज प्लाज्मा कंटेन करता है? अभी ये भी पहले हम पढ़ चुके थे, एक एंटीबॉडी का कुछ एक क्वेश्चन था उसमें कि ब्लड के अंदर 45% होता है ब्लड सेल। ब्लड सेल मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और अगर 45% हो गया ब्लड सेल तो बाकी जो 55% है हो गया क्या, प्लाज्मा। तो हाउ ह्यूमन ब्लड कंटेन्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इज 55%। अभी ये 55% जो प्लाज्मा है इसका अगर हम देखें तो ये 91% टू 92% वाटर से बना होता है और बाकी जो 8 to 9% है वो होता है सॉलिड। अब ये सॉलिड क्या होता है? सॉलिड होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन हो गया। जैसे कि हमको पता है कि ब्लड के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, वो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन होता है तो वो रहता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉलिड जो है जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सॉलिड में पड़ता है और बाकी जो 91-92% है वो है वाटर। तो ह्यूमन ब्लड कंटेन्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा? इट्स 55% ऑफ प्लाज्मा। एंड वो प्लाज्मा के अंदर 91 to 92% होता है वाटर, बाकी 8 to 9% क्या होता है, वो होता है सॉलिड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बायोलॉजिकली मैरिज शुड बी अवॉइडेड बिटवीन RH प्लस मेल RH प्लस फीमेल। अच्छा, जो ये RH फैक्टर है ना, ये क्या है? RH फैक्टर जो है एक प्रोटीन है। जिस ब्लड में RH फैक्टर वो प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे RH प्लस, जिसमें वो प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम बोलेंगे RH माइनस। तो बायोलॉजिकली मैरिज शुड बी अवॉइडेड बिटवीन RH plus male or RH plus female, RH plus male and RH minus female, RH minus male and RH plus female does not matter. Yes, it's matter. Biologically, marriage should be avoided between RH plus male and RH minus female. अभी देखो क्यों? RH plus male और RH plus female का जो अभी प्रेगनेंसी में जो बच्चा होगा, जो फीटस होगा, वो होगा RH प्लस, और फीमेल जो है, जो मदर है, उसका है RH माइनस। इन द टाइम ऑफ डिलीवरी ये हो सकता है कि कुछ ब्लड, मतलब कि ये RH प्लस मतलब बच्चे का, फीटस का जो ब्लड है वो ट्रांसफर हो जाए RH माइनस, मतलब कि मदर की ब्लड से मिल जाए। जब भी मिलेगा तो क्या होगा? मदर है RH माइनस, और हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में अगर बाहर से कोई कुछ आता है, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बॉडी क्या करता है? बॉडी देखता है कि वो तो मेरा बॉडी के अंदर का पार्ट नहीं है, वो बाहर से आया है, उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी क्रिएट करता है। तो RH माइनस जो, जब RH माइनस में RH प्लस थोड़ा सा मिल जाएगा तो क्या होगा? मदर के ब्लड में ये RH प्लस के अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट होगा। अभी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन जब सेकेंड बार जब प्रेगनेंसी आएगा उसमें क्या होगा? RH माइनस मतलब कि फीमेल मदर के बॉडी में जो एंटीबॉडी हुआ है, जो RH प्लस के अगेंस्ट है, वो क्या करेगा? जो बच्चे का ब्लड है और मदर का जो ब्लड है उसमें से थोड़ा अगर आ जाए, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के ब्लड में आ जाए, तो क्या होगा? वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बच्चों को क्या हो सकता है? जॉन्डिस हो सकता है, हीमोफिलिया हो सकता है, मतलब कि ब्लड का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये जो, अगर RH प्लस मेल और RH माइनस फीमेल में मैरिज होता है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो बायोलॉजिकली मैरिज शुड बी अवॉइडेड बिटवीन RH प्लस मेल एंड RH माइनस फीमेल। और ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। RH factor is a protein found in blood. A person having RH factor called RH positive, जो मैंने बोला पहले, while a person with no RH factor is called RH negative. अभी क्यों RH प्लस मेल और RH माइनस फीमेल में बायोलॉजिकली मैरिज अवॉइड करना चाहिए वो भी मैंने आपको समझा दिया। इन सब का बड़ा वीडियो आएगा, क्योंकि ये जो MCQ सीरीज है इसमें इतना ज्यादा डिस्कस हम नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा वीडियो में ये सब पूरा एकदम से डिस्कस होगा, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। Which help to fight infection in the body? पहले भी हम देख चुके थे कि एंटीबॉडी जो इंफेक्शन से लड़ता है हमारे बॉडी में। अभी यहां पे देखते हैं which fight infection in body। RBC तो नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, WBC, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो बॉडी को इंफेक्शन से बचाता है। अभी जो ये व्हाइट ब्लड सेल है ये कुछ ग्रैनुलोसाइट से बनता है।
ग्रेनालूसाइट, साइट मतलब सेल, ग्रेनालू जो हो गया ये ग्रेन से आता है, मतलब कि छोटे छोटे ग्रेन वाला सेल उसमें से बनता है। अभी इसका भाग क्या है? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। अच्छा, ये जो है ये व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट है। न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट है और ये सब मिलके हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजन से। कैसे? ये जो मोनोसाइट हो गया ये ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करता है। जब भी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करता है ये बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करता है, उसको ऐसे मारता है। अभी लिम्फोसाइट क्या करता है? हम पहले देख चुके हैं कि लिम्फोसाइट एंटीबॉडी क्रिएट करता है। जो बैक्टीरिया, जो पैथोजन, जो वायरसेस हमारे बॉडी में एंटर हो चुके हैं उसके अगेंस्ट ये एक एंटीबॉडी क्रिएट करता है। अभी ये एंटीबॉडी जाके उस बैक्टीरिया, वायरस या फिर जो भी है पैथोजन जो है उसको मारता है। ऐसे ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अभी आ गए हम आते हैं न्यूट्रोफिल में। न्यूट्रोफिल क्या करता है? ये कैप्चर करता है कुछ बैक्टीरिया, वायरस जो पैथोजन है उनको कैप्चर करता है, कैप्चर करके उनको खा लेता है। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में ये खा लेता है, तो ऐसे वो हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अभी जो इओसिनोफिल है, इओसिनोफिल क्या करता है? ये ट्रैप करता है, सेम ही है न्यूट्रोफिल जैसे सराउंड करके एनगल्फ करता है, इओसिनोफिल भी वो ट्रैप करता है, ट्रैप करके उसको किल करता है जो बैक्टीरिया, वायरस है। और बेसोफिल क्या करता है? बेसोफिल को हम बोल सकते हैं ये एक सर्वेलेंस की तरह है, मतलब कि सीसीटीवी की तरह है। ये क्या करता है? ये अर्ली डिटेक्शन करता है कुछ कुछ कैंसर सेल को जो बॉडी में होता है, जो कैंसर सेल होता है किसके बॉडी में अगर, तो ये अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करता है ये बेसोफिल। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो WBC है वो हमारे बॉडी में इंफेक्शन से कैसे फाइट करता है। WBC का जो पार्ट है, अगर पूछे जाए WBC का कितना पार्ट है तो 5, वो है न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल जो ग्रैनुलोसाइट होता है, और मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। और ये सब अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस से। ठीक है? They are attracted towards the infective agents, they surround and engulf them. Other white blood cells like lymphocyte, ये lymphocyte जो होता है ये टारगेट अटैक इन अनदर बाय मेकिंग एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज करके टारगेट करता है और उनको खत्म करता है। तो 4-5 जो इसके बाद जो क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ द लिविंग सेल? सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। जब हेरिडिटरी कैरेक्टर आ गया ये कैसे डिफाइन होगा कि आपका फादर कौन है, आपका ग्रैंडफादर कौन है, ऐसे कैसे डिसाइड होगा? वो होगा डीएनए से। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट ओरिजिनेटेड? एक क्वेश्चन छोड़ के जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ही हम देख के आए कि न्यूट्रोफिल किसका पार्ट है और लिम्फोसाइट किसका पार्ट है? WBC का पार्ट है। अभी WBC किसका पार्ट है? WBC तो ब्लड का पार्ट है। अगर WBC ब्लड का पार्ट है, ब्लड कहां पे प्रोड्यूस होता है? ब्लड ओरिजिनेट होता है बोन मैरो में। तो सिंपल सा आंसर होगा बोन मैरो। इजी था, ये होगा बोन मैरो। बोन मैरो कहां पे मिलता है? बोन मैरो इज लोकेटेड विद इन द बोन कैविटी। बोन के अंदर जो कैविटी होता है उसमें बोन मैरो मिलता है। इट कंपोज्ड ऑफ स्ट्रोमल सेल एंड पैरेन्काइमल सेल। न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट्स आर ब्लड सेल व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ऑब्वियसली क्योंकि ब्लड सेल जो है वो व्हाइट ब्लड सेल है और ब्लड प्रोड्यूस होता है, ब्लड सेल प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल जो भी रेड ब्लड सेल ये सभी बोन मैरो में ही क्रिएट होगा, ओरिजिनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following part carry out the function of body defense? एक ही टाइप का क्वेश्चन आ गया. Which of the following part carry out function of body defense? बॉडी डिफेंस जब भी आता है तो व्हाइट ब्लड सेल. अभी इसके बारे में बहुत डिस्कस हो गया कि कैसे व्हाइट ब्लड सेल बॉडी को डिफेंस करता है. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, हार्मोन, कुछ भी नहीं. नन ऑफ द अबव इज आंसर. आंसर विल बी व्हाइट ब्लड सेल. ठीक है ना? व्हाइट ब्लड सेल ब्रिंग आउट द फंक्शन ऑफ बॉडी डिफेंस. इसके बाद का क्वेश्चन क्या है? रेड ब्लड सेल बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर ड्यू टू. रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो जाता है जब वाटर में उसको रखा जाता है. क्यों? आंसर वुड बी ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर इनटू आरबीसी. अभी ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस का प्रोसेस ये है, ये अगर एक सेल हो गया, सेल का मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल. इसका मतलब कुछ चीज जो है वो बाहर से अंदर जा सकता है और अंदर से बाहर भी आ सकता है. इसमें से वाटर एक चीज है. अभी ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है? जहां पे वाटर का सैचुरेशन ज्यादा है, वहां से वाटर का सैचुरेशन जहां पे कम है वहां में ये ट्रांसफर होगा. मतलब सेल के अंदर अगर वाटर सैचुरेशन कम है, बाहर ज्यादा है, तो बाहर से वाटर अंदर आएगा, और अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो अंदर से बाहर जाएगा. ऐसा एक क्वेश्चन पहले था, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ऐसा एक क्वेश्चन था. तो ये भी वही क्वेश्चन का एक पार्ट है. जैसे देख लेते कि वाटर इनटू आरबीसी. अभी आरबीसी का क्या बोला है? रेड ब्लड सेल बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर. बर्स्ट होता है जब वाटर में प्लेस करता है. तभी क्या पता चल रहा है कि रेड ब्लड सेल के अंदर वाटर पहुंच जाता है, पहुंच के उसको हाइपरटोन कर देता है, हाइपरटोनिक हो जाता है और वो बर्स्ट कर जाता है. तो आंसर वुड बी ड्यू टू ऑस्मोसिस. मतलब ये जो प्रोसेस है इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं. वाटर एंटर इनटू आरबीसी एंड द आरबीसी बर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस इन. इसमें पहले ही हमको जानना है कि ये एक सेल है. सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है. न्यूक्लियस को सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स में से एक माना जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो हेरिडिटरी जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए, आरएनए, ये सब प्रेजेंट रहता है. ठीक है. अभी सिंथेसिस ऑफ आरएनए मतलब पहले न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, वो डीएनए से आरएनए सिंथेसिस होता है. ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन. सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस कहां पे होगा? उसका मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर होगा. डीएनए से आरएनए का जो ट्रांसफर होता है, डीएनए से आरएनए का जो सिंथेसिस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. इट टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. The oxygen rich blood comes to the heart in. चार ऑप्शन क्या क्या है? लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो कहां से आएगा? लंग से आएगा. लंग से कहां पे आएगा? आएगा लेफ्ट एट्रियम में. हार्ट का, ये अगर हार्ट है, इसका 4 चेंबर है. लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. तो ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब लंग से ऑक्सीजन, नया ऑक्सीजन लेके वो ब्लड जब आएगा, ऑक्सीजन रिच होगा उस ब्लड में, ऑक्सीजन का मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होगा. वो कहां पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम से होते हुए हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ये इसको बोलते हैं एओर्टा.
इससे होते हुए ये पहुंच जाएगा पूरे शरीर के डिफरेंट टिश्यूज में, डिफरेंट ऑर्गन में, ताकि वो डिफरेंट ऑर्गन टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि उन ऑर्गन टिश्यूज को काम करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड कम्स इन हार्ट टू लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपिड एंड प्रोटीन essential for formation of cell membrane are synthesized in। लिपिड और प्रोटीन जो है वो एसेंशियल है, हम सबको पता है। वो कहां पे सिंथेसाइज होता है? वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। अभी दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अभी प्रोटीन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो सिंथेसिस करता है, और लिपिड जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो सिंथेसाइज करता है। तो लिपिड एंड प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वो सिंथेसाइज कहां होता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में सिंथेसाइज होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हम देख सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। वो स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो लिपिड को सिंथेसिस करता है, और कुछ कुछ हार्मोन को निकलने में भी वो हेल्प करता है, और जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ऑर्गेनिज्म दैट लैकिंग सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। अच्छा, इस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सेल मेम्ब्रेन ठीक से, सेल का जो ऑर्गेनल्स होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनल्स होता है सेल के अंदर, हमको पता है वो ठीक से नहीं होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो एक एनवलप के अंदर, मतलब कि न्यूक्लियर जो एनवलप होता है उसके अंदर ठीक से नहीं रहता है, वो खुला हुआ रहता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो उस टाइप का सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रो मीन्स ओल्ड और प्रिमिटिव, और कैरियोट्स कहां से है? कैरियन से। इसका मतलब है न्यूक्लियस, मतलब ओल्ड न्यूक्लियस या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस। जब जब पहला पहला जो ऑर्गेनिज्म हमारे पृथ्वी में आया था, तब इस टाइप का ऑर्गेनिज्म था जिसमें सेल ऑर्गेनल जो है वो ठीक से नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ठीक से फॉर्मेशन नहीं हुआ था। उस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स किनको बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स टू टाइप्स ऑफ सेल। यूकैरियोट्स जो होता है जो नया ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म से अलग करता है, और सेल ऑर्गेनल्स जो है वो ठीक से प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल जो कि है। और प्रोकैरियोटिक जो सेल है ये है यूनिसेलुलर, मतलब कि सिंगल सेल, और यूकैरियोटिक सेल मल्टीसेलुलर। Prokaryotes are primitive types of unicellular organism. Next question, question number 13. Cell organelles that are involved in the waste disposal system of cell. अच्छा, ये waste disposal system of cell का मतलब क्या है? सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स होता है। अभी हम जैसे वेस्ट डिस्पोजल करते हैं, वैसे सेल भी अपना जो सेल ऑर्गेनल्स है उसको भी डिस्पोज करेगा। वो कभी सेल जो है वो डैमेज होगा, नया सेल आएगा, और डैमेज सेल को तो कहीं पे तो जाना है, क्या होगा? लाइसोसोम जो है उसके अंदर से एक एंजाइम निकलता है। वो एंजाइम क्या करता है? ये जो सेल ऑर्गेनल्स है जो कि डैमेज हो चुका है, जो मर चुका है, उन सेल ऑर्गेनल्स को ये उस एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट कर लेता है। तो सेल ऑर्गेनल्स दैट इन्वॉल्व्स इन वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, मतलब कि जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। कैसे? कौन? वो हो गया लाइसोसोम। उसके अंदर से एक एंजाइम निकलता है, वो सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करता है। अभी इस लाइसोसोम को हम सुइसाइड बैग बोलते हैं सेल का। क्यों? अभी पकड़ लीजिए, ये एक सेल डैमेज हो गया, इसके आजू बाजू में तो और भी बहुत सारा सेल होगा, इसमें से लाइसोसोम निकल के डाइजेस्ट कर रहा है अपने सेल को, मतलब जो खराब सेल हो गया, खराब सेल ऑर्गेनल्स हो गए उनको। अभी उसके आसपास तो कुछ ऐसा भी सेल होगा
या फिर कुछ ऐसा ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स होगा जो ठीक है, जिसको डाइजेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं हो, अपना काम ठीक से कर रहा है, लेकिन वो जो एंजाइम है वो उसमें भी जाएगा और उनको भी डाइजेस्ट करने लगेगा। तो इसको लाइसोसोम को हम सेल का सुइसाइड बैग भी बोलते हैं। लाइसोसोम आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म इन सेल, इट एक्ट्स एज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल और also called suicide bag of cells, suicide bag, ठीक है ना। ये अगर पूछे कि सुइसाइड बैग ऑफ सेल किनको कहते हैं तो ऑप्शन में लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम को टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द सेल ऑर्गेनल्स पार्टेनिंग टू एनर्जी रिलीज प्रोसेस इज कॉल्ड। ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके थे। कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो एनर्जी रिलीज में हेल्प करता है? इजी क्वेश्चन है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? हम जो खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, उनमें से न्यूट्रिएंट्स लेके, एनर्जी लेके, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अभी ये एटीपी जो है ये सेल का एनर्जी करेंसी बोलता है। करेंसी का मतलब क्या है? पैसा। वो एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस करता है। उस एनर्जी करेंसी की मदद से, जैसे कि ये एटीपी, इसके मदद से ये सेल का जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनल्स होता है, मतलब सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स होता है ना, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ऑर्गेनल्स है वो क्या करता है? वो अपना काम पूरा करता है। वो अपना जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, ग्रोथ है सेल का, मूवमेंट है सेल का, वो सब कंप्लीट करता है। किससे? इस एटीपी की मदद से, जो एटीपी ये माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया है, जिसको हम सेल का एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। क्योंकि एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं? करेंसी का मतलब है कुछ पैसा जिससे हम कुछ खरीद सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो सेल के पास जो एटीपी है वो सेल का एक पैसा काइंड ऑफ है, पैसा है। उसके मदद से वो क्या करता है? सेल के अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेस हो गया वो उसका काम करता है, सेल का ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल का मूवमेंट में हेल्प करता है। तो सेल ऑर्गेनल्स दैट पार्टेनिंग टू एनर्जी रिलीज प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रोसेस में करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना के उसके प्रोसेस में करता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन, ओपियम, अच्छा, इज व्हिच कैटेगरी मेडिसिन? ओपियम कौन से कैटेगरी मेडिसिन में बैठता है? ऑप्शन देख लेते हैं। डिप्रेसेंट, हेलुसिनोजेनिक, स्टिमुलेंट, नन ऑफ द अबव। अच्छा, ओपीएम को हम डिप्रेसेंट बोलते हैं। क्यों डिप्रेसेंट बोलते हैं? हमारा जो न्यूरोट्रांसमिशन है, जैसे ये ब्रेन अगर है, जो डिफरेंट बॉडी के पार्ट है उसमें से जो न्यूरॉन निकल के कनेक्ट होके पूरा ब्रेन तक पहुंचता है। तो अगर यहाँ पे एक मच्छर हमको काट रहा है तो हमको तुरंत पता चल रहा है कि मच्छर कहां पे है और काट रहा है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम है ये ब्रेन तक पहुंचाना कि मच्छर काट रहा है। तो ये कितना फास्ट होता है हम सबको पता है कि अभी काटा तो तुरंत पता चल गया। तो वो न्यूरो जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिशन है, उसको ये डिप्रेस करता है, मतलब कि उसका लेवल जो है उसको कम कर देता है। तो ओपियम को एक डिप्रेसेंट हम बोल सकते हैं। अ डिप्रेसेंट टाइप ऑफ ड्रग्स दैट लोअर द न्यूरोट्रांसमिशन लेवल। न्यूरोट्रांसमिशन का जो लेवल है जो इतना फास्ट होता है उसको ये डिप्रेस करता है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं डिप्रेसेंट। तो क्वेश्चन हो गया। ऐसा हमारा एमसीक्यू सीरीज और भी आएगा, जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, बायोलॉजी का तो ये दूसरा वीडियो है। अभी आर्ट एंड कल्चर में भी आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आएगा, करंट अफेयर्स में भी आएगा। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों की ये बोध दर्पण जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और हमारे साथ साथ ये जो एमसीक्यू है वो आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोगों का जो आने वाला एग्जाम है वो कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है, या फिर आपका स्कूल कॉलेज में कहीं पे भी कुछ भी एग्जाम हो, उसमें आपको ये जो एमसीक्यू हमारा सीरीज है ये हेल्प करेगा। और आपको ये भी बता दूं कि ये एमसीक्यू सीरीज है, इसमें जो जो हम पढ़ा रहे हैं उसका एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी हमारे चैनल में आने वाला है, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, ताकि आप लोगों को वो पढ़ने में आसानी हो। तो थैंक यू।